ये लीजिए आंटी जी, आपकी साड़ी आपने लॉन्ड्री में दी थी ना। हाँ सलोनी बेटा, लेकिन तुम्हें कैसे पता? और मैं चली जाती ना लेने। तुमने इतनी दिक्कत क्यों ली बेटा? अरे आंटी जी, मुझे कोयल ने बता दिया था, इसीलिए मैंने सोचा मैं लॉन्ड्री के रास्ते से ही आ रही हूँ, इसलिए आपकी साड़ी भी लेकर आती हूँ। उतना ही आपका काम भी हो जाएगा। वाह बेटा, तो सच में बहुत अच्छी है। हम बड़े ही भाग्यशाली हैं मंजरी, जो हमारे घर में इतनी प्यारी बहू आ रही है। हाँ हेमराज जी, ये बात तो आपने एकदम सही कही। शुक्रिया अंकल आंटी। चल सलोनी बेटा, अब तू यहाँ पे बैठ के गप्पे मार, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। ईशान ऑफिस से जल्दी आएगा आज, और कोयल की कॉलेज में भी हाफ डे है ना, तो दोनों आते ही होंगे खाना खाने। अरे नहीं आंटी जी, आप आराम कीजिए, आज आप खाना नहीं बनाओगी। लेकिन क्यों बेटा? क्योंकि आज का खाना मैं बनाने वाली हूँ। मैंने सारा सामान भी लाया है। आज मैं ढेर सारे अलग अलग स्वादिष्ट पकवान बनाने वाली हूँ। क्या? हाँ आंटी जी, अंकल, आप, कोयल और ईशान, चारों के खाने की पसंद मुझे भली भांति पता है, इसीलिए उस हिसाब से मैं हर एक की पसंदीदा डिश बनाऊंगी। लेकिन बेटा, तुझे काम भी तो होगा ना, तू रहने दे, मंजरी बना लेगी खाना। क्यों खामखा दिक्कत ले रही है तू? हाँ सलोनी बेटा, तू रहने दे। अरे अंकल आंटी, इसमें कैसी दिक्कत? अपनों के लिए कुछ करने में कोई दिक्कत नहीं होती। मैं तो बचपन से अनाथ हूँ। जिंदगी में अब जाकर मुझे परिवार मिला है, इसीलिए मुझे ये करने दीजिए। वैसे भी आज मुझे ऑफिस को छुट्टी है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इतने नेक विचार और साफ मन है तेरा बेटा, और हम सब तेरा ही परिवार है। जा बेटा, बना ले खाना। वैसे शादी के बाद ही बहू के हाथ का खाना खाया जाता है, लेकिन यहाँ तो मैं शादी के पहले ही आप सबके लिए खाना बनाने वाली हूँ। हाँ बेटा, और उसके लिए हम सब भी बहुत उत्सुक है। क्यों हेमराज जी? हाँ हाँ बिल्कुल। सलोनी और ईशान दोनों कॉलेज से ही एक साथ होते हैं, और अब उन दोनों की शादी होने वाली होती है। ये लीजिए, सबके लिए गर्मा गर्म खाना। माँ पापा, एक बार मुझसे मेरी आखिरी ख्वाहिश भी पूछ लो। क्या? अरे ये तो क्या बकवास कर रहा है ईशान। और नहीं तो क्या माँ, अब पहली बार मैं इसके हाथ का खाना खा रहा हूँ, और इसे खाकर कहीं मैं परलोक ना चला जाऊं। ईशान तुम दोनों भी ना। देखिए आंटी जी, अपने बेटे को समझा दो, ऐसे ही मुझे चिढ़ाता रहा तो मैं इससे शादी ही नहीं करूंगी। ईशान चुप रहना बेटा, क्यों तंग करता रहता है बेचारी को? और नहीं तो क्या, अब जाओ, तुम्हें तो मैं खाना ही नहीं दूंगी। एक निवाला भी नहीं मिलेगा तुम्हें अब। अरे बाबा, अब इतना बड़ा जुर्म भी मत करो यार। खाना मेरी जान है, और आज जो कुछ भी बना है सब मेरे पसंद का ही है। प्लीज दो ना मुझे खाने को। माँ पापा, समझाओ ना अपनी होने वाली बहू को। नहीं बेटा, तुझे इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। क्या पापा? अरे अभी तक तो शादी हुई भी नहीं है, और उससे पहले ही आपने अपने बेटे को अपनी टीम से निकालकर बहू को टीम में ले लिया। वाह, क्या बात है। ये लो और खा लो इसे, तुम भी क्या याद रखोगे? शुक्रिया सोलोनी, और मैं मस्ती कर रहा था बाबा, तुम तो तुरंत हिटलर बन जाती हो। शादी का दिन नजदीक था और सभी तैयारियों में लगे हुए थे। ओ मेरी होने वाली भाभी, ये देखो, आपके लिए मैंने क्या लाया है। अरे वाह, ये झुमके तो बहुत ही सुंदर है। हाँ भाभी, मैंने पढ़ाई के साथ साथ अपना छोटा सा साइड बिजनेस भी शुरू कर दिया है, झुमकों का ब्रांड कोयल ज्वेल्स। ये झुमके आप संगीत या फिर मेहंदी की रस्म के वक्त पहनना, आप पर बहुत सुंदर लगेंगे। हाँ कोयल, मैं जरूर पहनूंगी इसे। और तुम में तो बहुत हुनर है, देखना तुम खूब आगे जाओगी। अगर आप सब साथ रहोगी तो क्यों नहीं जाऊंगी। और भाभी, आप सिर्फ मेरी भाभी, माँ पापा की बहू और भाई की बीवी नहीं हो, बल्कि हम सबकी जान हो। जब से आप हमारी जिंदगी में आई हो, हमारी जिंदगी में एक रौनक सी आ गई है। आपके बिना अब मन ही नहीं लगता, मानो मेरी बड़ी बहन जैसी हो आप।
और मैं तो बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ कि कब आपकी और भाई की शादी होगी और कब आप यहाँ पर हमारे साथ हमेशा के लिए रहने आओगी। अरे कोयल, तुमने तो मुझे रुला ही दिया। सॉरी भाभी, लेकिन जो भी कहा दिल से कहा। अरे पगली, सॉरी नहीं कहते, पर ये तो खुशी के आंसू है और खुशी के आंसू किसी प्रसाद से कम नहीं होते। तुम सब मुझे जितना प्यार करते हो उससे कई ज्यादा प्यार मैं तुम सबको करती हूँ। बचपन से लेकर अब तक मैं तो बस जी रही थी, लेकिन तुम सबके मिलने के बाद मुझे जीने की वजह मिल गई है। फिर सलोनी और कोयल एक दूसरे के गले लगती है और आखिर वो दिन आ ही जाता है जब ईशान और सलोनी की शादी होती है। फिर सुबह के समय, ईशान, तुम पागल वागल हो गए हो क्या? अरे मैं तुम्हें वीडियो कॉल नहीं कर सकती, पता है ना अंकल आंटी ने क्या कहा है? रस्मों के अनुसार हम दोनों एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख सकते। अरे ये तुम क्या बात कर रही हो सलोनी? एक शादी के लिए 100 रस्में निभानी पड़ रही है। सच में ये करते करते तो मैं थक गया हूँ। अरे प्यार का दूसरा नाम ही इंतजार होता है मेरी जान। जब इतने दिन इंतजार किया है, वही कुछ और घंटे भी कर लो ना इंतजार। फिर उसके बाद तुम मेरा चेहरा देख लेना, मैं आ रही हूँ वहां पर। चलो ठीक है, अब और क्या ही कर सकते हैं। अच्छा चलो, मैं अभी फोन रखती हूँ। कुछ ही देर में मेकअप आर्टिस्ट भी आने वाला है और मुझे तैयार भी तो होना है। ओके बाबा, मिलते हैं फिर मंडप में। हाँ ईशान, बाय। बाय सलोनी। फिर सलोनी तैयार होकर मंडप में जाने के लिए निकलती है, लेकिन कार चलाते समय अचानक से ब्रेक्स फेल हो जाते हैं। ओह नो, गाड़ी के ब्रेक्स तो फेल हो गए हैं। अब मैं क्या करूं? भगवान जी, प्लीज मेरी मदद करो। सलोनी बहुत घबरा जाती है और थोड़ी ही देर में कार के सामने एक गहरी खाई नजर आती है और सलोनी को अपनी मौत साफ साफ दिखाई देती है। नहीं, मुझे नहीं जाना। जिंदगी में पहली बार मुझे खुशियां मिली है, प्यार मिला है, और अब मुझे नहीं मरना। ईशान! सलोनी की कार खाई में गिर जाती है और दूसरी तरफ ईशान और उसका परिवार सलोनी के आने का इंतजार कर रहा होता है। क्या हुआ ईशान बेटा, सलोनी का फोन लगा या नहीं? नहीं माँ, उसका फोन तो अभी स्विच ऑफ बता रहा है। क्या? 1 घंटे पहले मैंने भाभी से बात की थी, तब उन्होंने कहा कि मैं 5 मिनट में निकल रही हूँ, तो उस हिसाब से अब तक तो उन्हें यहाँ पर पहुंच जाना चाहिए था। पता नहीं कहाँ रह गई वो। मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है, जैसे कुछ सही नहीं है। ईशान बेटा, हमें सलोनी के घर जाना चाहिए। हाँ पापा, अब तक हमने बहुत इंतजार कर लिया, चलो निकलते हैं। फिर ईशान और हेमराज दोनों सलोनी के घर जाते हैं, लेकिन वो वहां पर नहीं होती। फिर वो दोनों जब वहां से अपने घर जा रहे होते हैं, तभी एक खाई के पास भीड़ जमी दिखती है। पापा, लगता है वहां पर कुछ हुआ है। अरे वो सब छोड़ ईशान, तू गाड़ी चला, हमें सलोनी का पता लगाना है। नहीं पापा, मुझे कुछ तो अजीब लग रहा है, मेरा दिल नहीं मान रहा, मैं जा रहा हूँ देखने। फिर जब ईशान वहां पुलिस से जाकर पूछताछ करता है, तब उसे वो लोग एक फोटो दिखाते हैं जिसमें सलोनी की गाड़ी होती है। जी हाँ, ये गाड़ी इस खाई में गिरी है, और इस गहरी खाई में अगर कोई भी गाड़ी जाए तो चलाने वाले के तो टुकड़े टुकड़े हो गए होंगे। हम तलाशी कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई बॉडी नहीं मिल रही। गाड़ी में ये फोटो थी और लगता है ये लड़की ही इस गाड़ी को चला रही थी। सलोनी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती सलोनी। ईशान बेटा, ये क्या हो गया? इसका मतलब आप इस लड़की को जानते हैं? हाँ साहब, सलोनी हमारी होने वाली बहू थी, पर अब वो हमारे साथ नहीं रही। आई एम रियली सॉरी। आपके इस लॉस के लिए मुझे माफ कर दीजिए और अपने आप को संभालिए सर। पापा, ये सब क्या हो गया पापा? मुझे मेरी सलोनी चाहिए। ईशान का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और उसके परिवार में सभी को सलोनी के जाने से बहुत बड़ा धक्का लगता है। ईशान तो अगले 2 दिनों तक कुछ भी नहीं खाता। ईशान बेटा,
कुछ तो खा ले, 2 दिन हो गए हैं, लेकिन तूने कुछ भी नहीं खाया। अरे ऐसे ही रहा तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी बेटा। मेरी बात मान ले बेटा और खाना खा ले। मुझे कुछ नहीं खाना माँ। लेकिन बेटा। जाने दो मंजरी, उसे अकेला रहने दो। जब मन करेगा तब वो खा लेगा। उस पर कोई जबरदस्ती मत करो। ईशान पूरी तरह हिल चुका था। वो दिन रात अपने कमरे में अकेला ही पड़ा रहता है और हर वक्त अपनी और सलोनी की तस्वीर ही देखता रहता है। सलोनी, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई सलोनी? क्यों? हमारी शादी होने वाली थी, हमारे जीवन की नई शुरुआत होने वाली थी। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था। फिर अचानक से जिंदगी भर का दर्द देकर चली गई तुम मुझे। और अब मैं तुम्हारे बगैर कैसे जीऊंगा सलोनी? तुमसे ही मेरा सब कुछ था और अब तुम नहीं, तो मैं क्या करूं सलोनी? आई मिस यू सलोनी। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आ जाओ ना मेरे पास वापस, प्लीज सलोनी। अब ऐसे मत सताओ मुझे। मंजरी और कोयल चुप चुप कर ये सब देख लेते हैं। माँ, भाई की हालत दिन ब दिन और खराब होती जा रही है। रोज उनके ऑफिस से कॉल्स आ रहे हैं और 10 दिन में ही उनकी तबीयत कितनी बिगड़ गई है। अब हम क्या करें माँ? पता नहीं कोयल, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। 2 दिन बाद भाई का जन्मदिन है और भगवान करे कम से कम उस दिन तो वो अपने कमरे से बाहर निकले। फिर कोयल, मंजरी और हिमराज तीनों ईशान के जन्मदिन पर उसके कमरे में जाकर उससे बात करते हैं। ईशान बेटा, ऐसे उदास मत रहो। अब जो हो गया सो हो गया, उसमें हम क्या कर सकते हैं? उठ जा बेटा, खाना खा ले। ये देख केक। सलोनी हमेशा तुझे ये पाइनएप्पल केक ही बनाकर देती थी ना, और आज तेरे जन्मदिन पर तेरी माँ ने भी वैसा ही केक बनाया है। खा ले बेटा, सलोनी की याद में ही खा ले इसे। आप सबका दिमाग खराब हो चुका है क्या? अरे मेरी सलोनी को गए हुए 1 महीना तक नहीं हुआ है और आप लोग मेरे जन्मदिन का केक खाने की बात कर रहे हैं। दूर लेकर जाओ इस केक को मुझसे, और आप सब भी मुझसे दूर चले जाओ। ईशान बेटा, ऐसे हिम्मत हार कर कैसे चलेगा बेटा? तुझे आगे बढ़ना होगा। सलोनी को मत भूला, लेकिन उसके लिए तो आगे बढ़ बेटा। वो तुझे ऊपर से अगर ऐसे दुखी देखेगी तो उसे भी कितना बुरा लगेगा बेटा। हाँ भाई, अरे जितना दर्द हमें आपको इस हालत में देखकर हो रहा है, उससे कई ज्यादा दर्द सलोनी को हो रहा होगा। सलोनी इस दुनिया को छोड़कर गई है, लेकिन उसकी यादें, उसका एहसास आज भी हमारे साथ मौजूद है भाई, और वो यादें आपके साथ हमेशा रहेगी भाई। उन सब की बातें सुनकर ईशान अब रो पड़ता है। उसके ऑफिस ना जाने के कारण अब उसके ऑफिस से बहुत कॉल्स आते हैं और एक बार में ही वो उनका फोन उठाकर उन पर गुस्से में बरस पड़ता है। अरे मुझे नहीं आना काम पर, निकाल दो मुझे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ मेरी जान मुझसे अलग हो चुकी है और तुम सबको बस काम की पड़ी है। रखो फोन। ऐसे ही हर एक गुजरता दिन ईशान के लिए मुश्किल से भरा होता है। और फिर एक दिन, नहीं, अब मैं और नहीं रह सकता। मुझे घुटन हो रही है, सांसें तो चल रही है, लेकिन अंदर से मैं पूरी तरह मर चुका हूँ। मुझे अपनी सलोनी के पास जाना है और उसके पास जाकर ही मेरी जान में जान आएगी। और अगर उससे मिलने का रास्ता मुझसे होकर गुजरता है तो मुझे ये भी मंजूर है। मैं आ रहा हूँ सलोनी। अब ईशान अपनी जान देने के लिए निकल जाता है और शाम तक जब वो घर पर नहीं आता तब सभी लोग बहुत घबरा जाते हैं। अरे ऐसे कैसे चला गया वो? हमें उस पर ध्यान देना चाहिए था। माँ, पापा, वो अरे कुछ तो बोल कोयल, कहाँ से भागते हुए आ रही है तू? कुछ पता चला क्या तेरे भाई के बारे में? हाँ माँ, वो पड़ोस के राजीव अंकल कह रहे थे कि उन्होंने भाई को कुछ देर पहले ही ब्रिज के पास खड़ा देखा। क्या? कोयल की बात सुनकर हिमराज और मंजरी की पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। तो अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। शनाया अपने पति विपुल और सास ममता के साथ रहती है। एक दिन वो दोनों मार्केट से गुजर रहे होते हैं। तभी शनाया को एक शोरूम में रखी हुई ड्रेस काफी पसंद आती है। वाव, ये ड्रेस तो कितनी सुंदर है। मेरा तो दिल आ गया इस पर। विपुल, मुझे ये ड्रेस चाहिए, प्लीज दिला दो ना मुझे। क्या, ये वाली ड्रेस? हाँ विपुल, क्योंकि अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन है और तब मैं यही ड्रेस पहनना चाहती हूँ। लेकिन शनाया, ये ड्रेस तो कितनी महंगी है। अरे मेरी 2 महीने की सैलरी तो इसी में चली जाएगी। मैं तुम्हें ये ड्रेस नहीं दिला सकता। कोई और कम दाम वाली पसंद करो ना, वो मैं तुम्हें जरूर दिलाऊंगा, लेकिन ये वाली नहीं। अरे तुमसे और क्या ही उम्मीद करूं मैं। रहने दो, कुछ नहीं चाहिए मुझे। अब शनाया विपुल से रूठ जाती है। मिडिल क्लास होने के कारण विपुल शनाया को ज्यादा पैसे तो नहीं दे पाता, लेकिन वो उससे भरपूर प्यार करता है। फिर एक दिन, हेलो माँ जी, कैसी है आप? मैं बढ़िया हूँ दामाद जी, आप बताइए। मैं भी एकदम बढ़िया। वो दरअसल कल शनाया का जन्मदिन है ना, इसीलिए मैं उसके पसंद का खाना बनाना चाहता हूँ। तो आप मुझे बताइए ना कि उसे खाने में क्या क्या पसंद है। अरे वाह, क्या बात है बेटा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप खास करके शनाया के लिए खाना बना रहे हो। जी शुक्रिया माँ जी। फिर शनाया की माँ उपासना विपुल को सब कुछ बताती है और वो वही डिशेस बनाता है और साथ ही ताजे फूलों से शनाया के लिए एक प्यारा सा गुलदस्ता भी बनाता है। लेकिन ये सब देखने के बाद भी शनाया उस पर बहुत गुस्सा करती है। ये सब क्या नौटंकी है विपुल, तुम्हें तो बस यही आता है, सस्ते में सारा काम निपटाते रहते हो। अरे कम से कम आज के दिन तो बाहर से खाना मंगवाते, लेकिन नहीं, तुमने अपने हाथ से ये बेस्वाद खाना बनाया और गुलदस्ता भी खुद ही बना लिया। लेकिन शनाया, मैंने सब चख कर देखा है, खाना बहुत टेस्टी बना है। तुम खाकर तो देखो। और ये फूल, ये तो तुम्हें बहुत पसंद है ना, इसीलिए खास मैंने इन्हें तुम्हारे लिए बगीचे से लाया है। चुप रहो विपुल, मुझे अपना जन्मदिन तुम्हारे साथ मनाना ही नहीं है। मैं जा रही हूँ अपनी सहेलियों के पास। तभी वहां पर ममता आती है। लेकिन बहू, मेरे बेटे ने अपना समय निकाल कर इतने प्यार से सब कुछ किया है तेरे लिए, और तू सीधे उसके मुंह पर इस तरह से बात कर रही है। बेचारा मेरा बेटा कितना नाराज हो गया। अरे कितनी नालायक है तू, अपने पति से ऐसे कोई बात करता है क्या? आपको जो समझना है समझिए माँ जी, लेकिन मेरी खुशी इन सब में बिल्कुल नहीं है। और ये सारा खाना आप लोग ही खा लो, मुझे ये बिल्कुल नहीं खाना। इतना कहकर शनाया वहां से चली जाती है। विपुल बेटा, तुझे ये सब सही लगता है क्या? अरे वो कभी तेरी बातों की या फिर तेरे किए गए काम की कोई इज्जत नहीं करती। अरे उसकी बातें सुनकर तो मेरा मन ये करता है कि उसे एक जोरदार लपड़ लगाओ। अब जाने दो ना माँ, वक्त के साथ सब बदल जाते हैं, और अब देखना, एक ना एक दिन शनाया भी बदल जाएगी। अब ये तो वक्त ही बताएगा। फिर एक दिन अचानक से घर पर टीवी डिलीवर होता है और उसे देखकर ममता एकदम हैरान रह जाती है। अरे ये क्या, ये टीवी किसने मंगवाया? अरे माँ जी, इसे मैंने ही मंगवाया है। हॉल का टीवी तो अच्छे से चल रहा है, लेकिन हमारे कमरे का टीवी खराब है ना। वो 2 दिन में 3 से 4 बार बंद पड़ता है और फिर बहुत देर बाद चालू होता है, और इसके कारण मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। अरे बेवकूफ लड़की, लेकिन इतने सारे पैसे तू कहाँ से लाई? अरे आपने जो पैसे राशन के लिए दिए थे ना, उन्हीं पैसों से मैंने डाउन पेमेंट कर दी और ये टीवी ईएमआई पर लिया है। क्या कहा? उन पैसों से तूने डाउन पेमेंट कर दी? अरे तो अब घर का राशन कैसे आएगा? और तू इतनी पागल कैसे हो सकती है? तुझमें जरा भी अकल है कि नहीं? देखिए माँ जी, बात बात पर मुझे ताने देना बंद करो। अरे आप तो दिन भर हॉल की टीवी को अपने कब्जे में लेकर बैठती हो, फिर मैं कब देखूंगी टीवी? अरे मुझे भी तो टीवी देखने का मन करता है। देखो ना विपुल, तुम्हारी माँ मुझसे कैसे बातें कर रही है। अरे विपुल बेटा, इस पगलेट ने तो राशन के सारे पैसे उड़ा दिए
अरे अगर तू मुझे एक बार आकर बोलती कि तुझे टीवी देखना है तो मैं तुझे अनुमति जरूर दे देती। तेरी जैसी निर्दयी नहीं हूं मैं। वो तो मुझे अच्छे से पता है माँ जी कि आप मुझे टीवी कितना देखने देती। अरे मेरी तो अभी नई नई शादी हुई है, लेकिन मैं तो आपको अच्छी तरह से जान गई हूँ। माँ से इस तरह से बात मत करो शनाया। वो कोई तुम्हारी उम्र की लड़की नहीं है, तो थोड़ा इस बात का लिहाज रखो। अरे तो फिर इन्हें भी तो लिहाज रखना चाहिए ना। बड़े अगर छोटों को बेवजह गलत कहें तो वो चलता है क्या? लेकिन अगर तुम्हें टीवी ही मंगवाना था तो तुम मुझसे कह देती ना। मैं इस महीने ओवर टाइम करके तुम्हें अगले महीने डाउन पेमेंट के पैसे दे देता। लेकिन अब तो तुमने राशन के सारे पैसे बर्बाद कर दिए। ऐसा कैसे चलेगा? अब घर में राशन कैसे आएगा बताओ? अरे लेकिन टीवी लाना भी उतना ही जरूरी था ना। नहीं है, टीवी से ज्यादा जरूरी राशन है। बेअकल कहीं की। सच में मैं तो थोड़ी ही दिनों में आप दोनों से तंग आ गई हूँ। हर चीज में रोक टोक। अरे कहाँ थी मैं और कहाँ पर आ गई हूँ? शनाया गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है और फिर वो अपनी माँ उपासना को कॉल करती है। क्या हुआ बेटा? वैसे तू तो कभी कॉल नहीं करती, तो फिर आज अचानक से क्या हो गया? आपने ये मुझे कहाँ फंसा दिया है माँ? अरे मुझे तो लगा कि आपने मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता चुना है, लेकिन मैं तो इस घर में आकर बुरी तरह फंस चुकी हूँ। मुझे ये दोनों माँ बेटे बिल्कुल नहीं पसंद। अरे हर चीज में मुझे रोक टोक करते हैं। फिर शनाया अपनी माँ को झगड़े का कारण बताती है। देख बेटा, आज जो कुछ भी हुआ है ना, इसमें पूरी गलती तेरी ही है। अरे जहाँ पर तू इतने दिन रुकी थी वहाँ पर 1 महीना और रुक जाती, दामाद जी ही तुझे नया टीवी ला कर देते। लेकिन अब तो तूने राशन के सारे पैसे इस्तेमाल कर दिए, इसीलिए उन लोगों का सारा बजट बिगड़ गया। अब तू भी सोचना कहाँ से लाएंगे वो राशन के पैसे? अरे जब ऐसा ही होने वाला था तो आपने मेरी शादी विपुल से क्यों करवाई माँ? किसी अमीर घर में कराती ना। मेरी ही गलती है। मुझे आप पर और पापा पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। देख बेटा, ऐसा ही सब कुछ नहीं होता, इसीलिए अपने दिमाग से तू ये ख्याल निकाल दे और जो मिला है उसमें तू खुश रहे, क्योंकि ज्यादा की चाह में इंसान अक्सर जो है उसे भी खो देता है। अब आप शुरू मत हो जाओ माँ। अरे तो फिर मैं क्या कहूँ तुझे? देख बेटी, मैं बाकी माओं की जैसे बिल्कुल नहीं हूँ जो अपनी बेटी का उसकी गलतियों में भी साथ दे दूं। तूने अगर गलती की है तो तुझे उसे स्वीकारना भी होगा। तेरा पति तुझे 3 वक्त की रोटी देता है, अच्छे से रह रही है तू वहां पर, और जरूरत की सारी चीजें भी तुझे समय पर मिल जाती है। तो फिर और क्या चाहिए तुझे? अफसोस की बात है माँ कि आप मेरी माँ होकर भी मेरा दुख नहीं समझ पा रही। अरे वो इसीलिए है क्योंकि तू जिसे दुख कह रही है वो दरअसल दुख है ही नहीं, बल्कि वो तो तेरी गलत सोच है। अरे बस माँ, अब ना मेरे पास आपका प्रवचन सुनने का बिल्कुल समय नहीं है। मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। अरे लेकिन शनाया, शनाया, ना जाने इस लड़की का क्या होगा। फिर एक दिन शनाया अपनी अमीर सहेली के घर पर किटी पार्टी के लिए जाती है। तभी, अरे वाह नीता, तेरा पति तो बहुत ही अच्छा है। तेरी कितनी फिक्र करता है और हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान भी रखता है। और एक मेरा पति है। सच कहा यार, मेरा भी हाल वही है। सो तो है, ऋत्विक दुनिया का बेस्ट पति है। तभी ऋत्विक वहां पर आता है। मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ नीता, तुम ये कार्ड रख लो और जितना जी चाहे उतनी शॉपिंग करो। बिल की बिल्कुल चिंता मत करना, ठीक है ना? ठीक है मेरे प्यारे पति देव। बाय गाइस। बाय ऋत्विक। ये ऋत्विक तो कितना मस्त है यार, अमीर, हैंडसम, फिकर करने वाला। और एक लड़की को अपने पति में क्या चाहिए? काश मेरा पति भी ऐसा होता। लेकिन अफसोस, मेरी किस्मत ही फूटी है जो मुझे अब जिंदगी भर उस मनहूस विपुल के साथ रहना होगा। फिर एक दिन अचानक से शनाया की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, जिस कारण विपुल ऑफिस से छुट्टी ले लेता है। अरे विपुल बेटा, तू अभी तक गया नहीं दफ्तर? दोपहर के 12 बज गए हैं। नहीं माँ, वो आज शनाया की तबीयत कुछ ठीक नहीं है ना,
इसीलिए मैं घर पर ही रुकूंगा और उसकी देखभाल करूंगा। और इसके इस हालात में अगर मैं ऑफिस चला गया तो मेरा वहां पर भी बिल्कुल मन नहीं लगेगा। क्या? अरे तुम क्या पागल वागल हो गए हो क्या? मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ और माँ जी भी तो है ना घर पे। फिर भी शनाया, मैं रुकूंगा तो मुझे चिंता नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी सेहत से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। अरे तुम तो सच में पागल हो। और अगर प्यार ही जताना है तो पैसे कमाओ और वो सारे पैसे मुझे दे दो जो मैं तुमसे हमेशा मांगती रहती हूँ। अगर आज हमारे घर में कोई नौकरानी होती ना तो मुझे किसी चीज की चिंता करने की नौबत ही नहीं आती। अरे घर का काम करके ही मेरी हालत खराब हो गई है। माँ जी तो किसी काम में हाथ भी नहीं बटाती। अरे मैं क्या तेरी कोई देवरानी हूँ या ननंद हूँ जो मैं तेरे काम में हाथ बटाऊं? मैं तेरी सास हूँ और तू मेरी बहू। और कौन सा तुझे 7-8 लोगों का काम करना पड़ता है? घर में तो झाड़ू भी 2-2 दिन बाद लगता है और बोलती है कि सारा काम मैं ही करती हूँ। अरे बस कीजिए आप दोनों। और शनाया, तुम आराम करो। अगर ऐसी ही चिल्लाती रहोगी ना तो अपनी ताकत और जाया करोगी और तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। इसीलिए चुप रहो और शांति से आराम करो। विपुल और ममता से शनाया कभी भी सीधी मुंह बात ही नहीं करती, फिर भी वो दोनों उसके साथ हमेशा अच्छे से ही पेश आते हैं। एक दिन जब शनाया अपनी सहेली के हनीमून फोटोज देखती है तभी, ये देखो विपुल, ये मेरी सहेली है जानवी। इसकी शादी को बस 15 ही दिन हुए हैं और ये तो हनीमून पर भी चली गई। और यहाँ हमारी शादी को 2 से 3 महीने होने आए हैं, लेकिन अभी तक हम कहीं घूमने भी नहीं गए। अच्छा, वैसे कहाँ जाना चाहती हो तुम? अरे पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे कि कल के कल ही तुम मुझे लेकर जाने वाले हो। तुम तो रहने ही दो। अरे बाबा बताओ तो सही, मैं तुम्हें हनीमून पर जरूर लेकर चलूंगा। बस थोड़ा और रुक जा। अगर थोड़े एक्स्ट्रा पैसे आ गए ना तो हम दोनों लंबी ट्रिप पर जा पाएंगे। रहने दो विपुल, क्योंकि मेरे हर सपने की तरह ये हनीमून का सपना भी सपना ही बनकर रह जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हो चुकी हूँ। तुम तो बस बोल बच्चन हो, बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। ऐसे ही एक रोज शनाया की सहेलियां उसके घर पर बिन बुलाए आ जाती है। अरे शनाया, तूने तो बोला था कि तेरा ससुराल तो एकदम सुंदर है, घर भी रिनोवेट किया हुआ है, लेकिन यहाँ आकर तो कोई और ही पिक्चर है। ये घर तो एकदम बाबा आदम के जमाने का लग रहा है। हाँ यार, वो दरअसल रिनोवेशन पुरानी स्टाइल में ही किया है, क्योंकि मेरी सास को पुराने स्टाइल से काफी लगाव है ना, इसीलिए। अरे क्या करती हो शनाया तुम भी? कमरे की लाइट फैन सब कुछ चालू रख कर आई हो और तुमने मेरे अकाउंट के पैसों का इस्तेमाल करके सारा महंगा खाना क्यों मंगवाया? तुम घर पर भी तो बना सकती थी ना। विपुल, यहाँ पर मेरी सहेलियां भी है। शनाया की सहेलियों को देखकर विपुल एकदम चौंक जाता है और सहेलियां बहुत हंसने लगती है। और विपुल के चले जाने के बाद वो शनाया को खूब ताने देती है। फिर बाद में, माफ करना शनाया, लेकिन मैंने तुम्हारी सहेलियों को देखा ही नहीं। और कुछ भी बोल बेटा। अरे अब ये बोलने से क्या फायदा? मेरी सारी इज्जत चली गई उनके सामने। इज्जत का पंचनामा कैसे करे ये तो कोई तुमसे सीखे विपुल। बहू, अरे क्या इज्जत लगा रखी है तूने? सारी गलती तेरी ही है। एक तो तूने अपनी सहेलियों को झूठी बातें बताई और वो जब सच में तेरे ससुराल आई तो तेरी पोल खुल गई और तू अब हम पर बरस रही है। अरे आप दोनों के साथ रहना किसी कैद खाने में रहने से कम नहीं है, लेकिन अब बस बहुत हो गया। मैं यहाँ पर और नहीं रहूंगी, जा रही हूँ मैं। गलती कर दी जो मैंने तुमसे शादी की विपुल। शनाया, अरे ये तुम क्या कह रही हो? प्लीज मेरी बात तो सुनो। अरे मत रोक उसे, खुद को कुछ ज्यादा ही होशियार समझती है वो। फिर बाद में ऐसे ही लोगों की होशियारी अच्छे से निकलती है। विपुल शनाया को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनती और वो घर छोड़कर चली जाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। बलवंत चौधरी एक बहुत अमीर साहूकार होता है और उदय नाम के एक गरीब आदमी ने बलवंत से पैसे लिए होते हैं और उसके पैसे वक्त पर ना चुकाने के कारण अब बलवंत अपने आदमियों के साथ उसके घर पहुंच जाता है। अरे ओ उदय, जल्दी से मेरे पैसे निकाल, वो भी दुगने ब्याज के साथ। साहब, बस एक बार मुझे एक आखिरी मौका दीजिए। मेरी पत्नी का अचानक से एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद आपको देने के सारे पैसे मैंने इसके इलाज में इस्तेमाल कर दिए। वो सब मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए। माफ कीजिएगा साहब, लेकिन बिट्टी के बाबूजी सच कह रहे हैं। उन्होंने आपको देने के लिए सारे पैसे इकट्ठा किए थे, लेकिन अचानक से मेरा एक्सीडेंट हो गया और सारे पैसे उसमें ही चले गए। हाँ तो मैं क्या करूं? मुझे उस सब से कोई लेना देना नहीं है। मैंने तुम दोनों को पहले भी 1 महीने की मोहलत दे दी थी, लेकिन फिर एक बार मैं वापस वही गलती नहीं दोहराऊंगा। पर साहब, मेरे पास आपको देने के लिए अभी कुछ भी नहीं है। मैं आपके पूरे पैसे चुका दूंगा, लेकिन साहब, उसके लिए मुझे एक आखिरी मोहलत दीजिए। तभी बलवंत की नजर पास में खेल रही उदय की बेटी बिट्टी पर जाती है। देख उदय, मैं तुझे मोहलत देने से रहा और तेरे पास अभी पैसे भी नहीं है, तो तू एक काम कर, मुझे अपनी ये बेटी दे दे। मैं इसे अपने साथ लेकर जाता हूँ और तेरे सारे पैसे भी माफ कर देता हूँ। फिर तो ठीक है ना? अरे नहीं साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अपनी फूलसी बच्ची को आपको कैसे दे सकता हूँ? अरे क्यों नहीं दे सकता? मैं इसका ब्याह मेरे बेटे रणवीर के साथ करूंगा। अरे तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरी बेटी को मैं अपने बेटे की बीवी बना रहा हूँ, वरना तुझ जैसे गरीब के घर आज तक किसी साहूकार का रिश्ता आया है क्या? नहीं साहब, लेकिन ये गलत है। आप मुझे कृपा करके एक आखिरी मोहलत दे दीजिए, लेकिन मेरी बच्ची, मेरी बिट्टी को मुझसे दूर मत कीजिए। हाँ साहब, हमारी बच्ची तो केवल 11 साल की है, लेकिन आपका लड़का तो बहुत बड़ा है। मेरी छोटी सी गुड़िया का बाल विवाह मत कीजिए साहब। अरे चुप रहो तुम दोनों। इस गांव की हर लड़की को बाल विवाह की परंपरा का पालन करना अनिवार्य है, इसीलिए तेरी बेटी को भी ये शादी करनी ही पड़ेगी। बाकी मैं कुछ नहीं जानता। मैं तेरी बेटी को लेकर ही जाऊंगा, तैयार रखना इसे। नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए साहब। बलवंत और उसके आदमी वहां से चले जाते हैं। ये क्या हो गया भाग्यवान, अब हम क्या करेंगे? हमारी बिट्टी। बेचारे उदय और शारदा अब हालातों के सामने मजबूर और लाचार हो जाते हैं। फिर बलवंत घर जाकर अपने बेटे रणवीर, बूढ़ी माँ और बीवी कविता को बिट्टी और रणवीर के विवाह के बारे में बताता है। क्या? नहीं बाबूजी, आप ये कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं? और आप उदय काका के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? उनकी मजबूरी का फायदा मत उठाइए। और मैं भी मुझसे 16 से 17 साल छोटी लड़की के साथ शादी कैसे कर सकता हूँ बाबूजी? आप मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हैं, और उस लड़की के साथ भी। अरे चुप कर तो, मैंने तुझसे कुछ पूछा नहीं है, बल्कि मैं मेरा फैसला तुम्हें बता रहा हूँ। और चुपचाप जितना मैं कह रहा हूँ उतना कर। मुझे सही और गलत का फर्क मत समझा। लल्ला, ये इस गांव की प्रथा है। यहाँ पर हर लड़की जात बाल विवाह का हिस्सा बनती है। तेरी अम्मा और मैं, हम दोनों ने भी बाल विवाह ही किया था। जमाना कहाँ से कहाँ चला गया, लेकिन आप लोग नहीं बदले। आप लोगों को भी अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। अम्मा बाबूजी, ये सब सही नहीं है। मैं बिट्टी के साथ शादी नहीं करूंगा। हाँ रणवीर के बाबूजी, हमारा बेटा एकदम सही कह रहा है, ऐसा मत कीजिए। कविता बहू,
तू बीच में अपनी टांग मत अड़ा। और रणवीर, शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी, बाकी मैं कुछ नहीं जानता। रणबीर भी बेबस हो जाता है। फिर वो सारी बातें जाकर अपने दोस्त मुन्ना को बताता है। यार मुन्ना, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। बाबूजी के कारण उस बेचारी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हाँ रणवीर, वो तो काफी प्यारी बच्ची है, मैंने देखा है उसे। यही पास की सरकारी स्कूल में जाती है रोज। पता नहीं उसका अब आगे क्या होगा। यार मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं पैसों का इंतजाम भी नहीं कर पा रहा, और अभी तो मैं बाबूजी से झूठ बोलकर पैसे भी नहीं मांग सकता। हाँ रणवीर, वरना वो साफ साफ समझ जाएंगे कि तू वो पैसे क्यों मांग रहा है। हाँ यार, अगर मेरे पास पैसे होते ना, तो मैं उस मासूम सी बच्ची को बचा लेता। इस वक्त मुझे बाबूजी पर बहुत गुस्सा आ रहा है, और अपनी किस्मत पर भी। देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है। जब शारदा बिट्टी को शादी के लिए सजाने लगती है, तभी माई, मैं गुड्डी की तरह क्यों सज रही हूँ? वो इसीलिए क्योंकि तेरी अभी शादी हो रही है बिट्टी। मेरी शादी? जैसे गुड्डा गुड्डे की शादी होती है? हाँ बिटिया रानी, अब तू विदा होकर अपने ससुराल चली जाएगी। क्या? नहीं माई, ऐसा नहीं होगा। मुझे आपको और बापू को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना माई। मुझे आप दोनों के पास यहीं पर रहना है। काश हमारे पास ढेरों पैसे होते, तो हम तुझे अपने आप से कभी अलग नहीं होने देते। नहीं माई, मुझे नहीं बनना दुल्हन। मुझे आप दोनों के पास ही रहना है। मुझे नहीं करनी है शादी। नहीं लाडो, अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यही जगत की रीत है। एक लड़की को शादी करके अपने बाबुल का घर छोड़ना ही पड़ता है। लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं और तेरे बापू उससे मिलने के लिए ससुराल आया करेंगे। सच माई? हाँ मेरी गुड़िया, सच्ची। तो फिर ठीक है। रणवीर और बिट्टी की शादी हो जाती है, और रणवीर के घर वाले उनकी बच्ची बहू का स्वागत करते हैं। शादी के बाद ससुराल में पहले दिन जब बिट्टी फ्रॉक पहनती है, अरे ओ बेवकूफ लड़की, ये क्या पहन कर आई है तू? अब तेरी शादी हो चुकी है, जाकर साड़ी पहन कर आ। लेकिन मुझे साड़ी पहननी नहीं आती, और मुझे साड़ी पसंद भी नहीं है। नहीं पसंद मतलब क्या? ये तेरा कोई मायका नहीं है, जहाँ सब कुछ तेरी पसंद के हिसाब से ही होगा। ये तेरा ससुराल है, और यहाँ तुझे मेरे हर हुक्म का पालन करना होगा, क्योंकि मैं तेरी दादी सासू। पर अम्मा, अगर इसे साड़ी नहीं पहननी तो जाने दीजिए ना, वो अभी छोटी सी बच्ची है। हाँ अम्मा, छोड़ दीजिए ना इस बात को। और इसे साड़ी पहनना अच्छा भी नहीं लगता, और इतनी छोटी सी उम्र में ये साड़ी कैसे संभाल पाएगी? वो सब मैं कुछ नहीं जानती। मैंने जब कह दिया सब कह दिया। ए लड़की, जाकर अभी के अभी साड़ी पहन कर आ, समझी कि नहीं? बिट्टी को अम्मा के हुक्म का पालन करना ही पड़ता है, और फिर कविता उसे साड़ी पहनाती है। काकी, मुझे ये साड़ी बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुझे नहीं पहननी है साड़ी। बिट्टी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि अम्मा की मर्जी के खिलाफ जाना बहुत गलत साबित हो सकता है। मैं भी मजबूर हूँ बेटी। अब साड़ी पहनाने के बाद अम्मा बिट्टी को कविता के साथ काम करने के लिए कहती है। अरे वाह बिट्टी बहू, तू तो एकदम सुंदर लग रही है। अब चल, चूल्हा फूकने में अपनी सास की मदद कर, और जल्दी से रोटियां सेक ले। लेकिन अम्मा, मुझे चूल्हा फूकने नहीं आता, तो फिर मैं कैसे करूंगी? और अम्मा, इस नन्ही सी जान कैसे चूल्हा फूक पाएगी? इसे तो ये सारे काम भी नहीं आते। अरे ओ कविता बहू, ये कोई नन्ही सी बच्ची नहीं है, इस घर की बहू है, और इसे ये काम करना ही पड़ेगा। ये कोई आसमान से उतरी हुई परी नहीं है।
इसे भी वही करना होगा जो हर लड़की करती आई है। पर इसे तो कुछ भी नहीं आता अम्मा। अरे क्या कुछ नहीं आता? इसके माँ बाप ने इसे कुछ सिखाया नहीं क्या? नहीं अम्मा, इसके माँ बाप तो इसे पढ़ाई करने भेजते थे और उन्होंने तो कभी ये सपने में भी सोचा नहीं होगा कि उनकी बेटी के साथ ये सब होगा। कविता बहू, इसकी तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। ए लड़की, आज घर में मेहमान आ रहे हैं तो तू अपनी सास के साथ मिलकर घर का सारा काम करेगी। और कविता बहू, अब से यह तेरी जिम्मेदारी है, इसे घर के सारे काम सिखा दे। ठीक है अम्मा, आप निश्चिंत रहिए, मैं बिट्टी को धीरे धीरे काम सिखा दूंगी और आज का खाना भी बन जाएगा। फिर ठीक है। इतना कहकर अम्मा वहां से चली जाती है। जिसके बाद, बिट्टी बता, आज पहले मैं तुम्हें क्या सिखाऊं? नहीं काकी, मुझे कोई काम नहीं सीखना है। ये सब काम मुझे नहीं पसंद। मुझे बाहर जाना है खेलने। जाने दो ना काकी। लेकिन बिट्टी, नहीं, मुझे खेलने ही जाना है। मुझे ये काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। ठीक है बिट्टी, तुम एक काम करो, हमारे घर से थोड़ी दूर जाकर खेलो ताकि अम्मा की नजर तुम पर ना पड़े। ठीक है ना? ठीक है काकी, जैसा आप कहो। इतना कहकर बिट्टी वहां से चली जाती है। लेकिन घर से दूर खेलने के बावजूद भी अम्मा उसे देख लेती है और उसे पकड़कर घर ले आती है। क्यों रे लड़की, इसे पूछकर बाहर चली गई तू? हाँ? माफ कीजिए अम्मा। अम्मा, इसे मैंने ही भेजा था बाहर क्योंकि इसे खेलने का बहुत मन कर रहा था और मैं भी इसे ना नहीं कर पाई। कविता, खुद को बहुत सयानी समझने लगी हो तुम, लेकिन आइंदा से अगर ऐसी हरकतें की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। पर बाबूजी, ये एक छोटी सी बच्ची है अभी, इसे ये घर गृहस्थी के कामकाज नहीं समझ आते, तो फिर आप सब इससे इतनी उम्मीदें क्यों लगाए बैठे हो? क्योंकि इसकी अभी शादी हो गई है और इसे अपने बचपने को भूलना होगा और अपना सारा ध्यान घर गृहस्थी में देना होगा। शादी हुई है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि यह एक दिन में बड़ी हो जाएगी। लल्ला, तू अपनी जोरू का गुलाम मत बन। ये हमारी बहू है और इसे अपना बहू धर्म निभाना ही पड़ेगा। अम्मा और बलवंत के आगे रणवीर और कविता की कुछ नहीं चलती और उन दोनों के कारण बेचारी बिट्टी को ढेरों काम करने पड़ते हैं। फिर एक दिन बिट्टी मिठाई खा रही होती है। तभी, ए लड़की, ये तू क्या कर रही है? ये बर्फी हमने बलवंत के लिए लाई है, छोड़ उसे। फिर अम्मा बिट्टी से वो बर्फी छीन लेती है। अरे ये आप क्या कर रही हो अम्मा? बिट्टी अभी छोटी सी बच्ची है और आपको तो अच्छे से पता है कि बच्चों को मीठा खाना कितना पसंद होता है। अरे लेकिन इसे कुछ लाज शर्म है कि नहीं? और हमारे घर की औरतें तो आदमियों के खाना खाने के बाद ही खाती है, लेकिन इसने तो अपने ससुर का ही खाना खा लिया। मूर्ख कहीं की। अम्मा, मुझे ये बर्फी बहुत पसंद है ना, इसीलिए मैं खा रही थी। लेकिन अगर आपको मेरा इसे खाना बुरा लगा तो आज के बाद मैं इसे कभी नहीं खाऊंगी। इतना कहकर बिट्टी रोते हुए वहां से चली जाती है। लेकिन बाद में रणवीर चुपके से बिट्टी के लिए वही बर्फी और साथ ही बहुत सारी दूसरी मिठाइयाँ भी लाता है। अरे वाह, आपने ये सब मेरे लिए लाया है? हाँ बिट्टी, आज तुम्हें वो बर्फी खाने नहीं मिली ना, तो अब इसे जी भर कर खाओ और जितनी चाहिए उतनी खाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। इतनी सारी मिठाइयाँ तो मेरे बापू ने भी मुझे कभी नहीं दी। कोई बात नहीं बिट्टी, अब मिली है ना तुम्हें, तो इसे मन भर कर खाओ। फिर बिट्टी बड़े ही प्यार से वो मिठाइयाँ खाने लगती है और ये सब कविता कमरे के बाहर से देख लेती है और अगले दिन वह रणवीर से कहती है, रणवीर बेटा, कल मैंने तुम्हें बिट्टी को मिठाई देते हुए देखा और उसकी चेहरे की खुशी देखकर
मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन बेटा, अम्मा और तेरे बाबूजी के होते हुए बिट्टी कभी खुश नहीं रह पाएगी। इसीलिए हमें छुप छुप कर ही सही, लेकिन बिट्टी को थोड़ी सी तो खुशियां देनी ही पड़ेगी। हाँ माँ, ये बात तो मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन मुझे तो बस एक ही बात का गिला है कि उसे इतनी छोटी सी उम्र में अपने माई और बापू से अलग होना पड़ा और साथ ही अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी, और ये दो चीजें हम उसे कभी नहीं दे पाएंगे। हाँ रणवीर, लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं बेटा, हमारे हाथ भी बंधे हुए हैं। हाँ माँ, बाबूजी और अम्मा बहुत बुरे हैं, वो हमारे साथ बहुत गलत कर रहे हैं। फिर एक दिन, अरे कविता बहू, बिट्टी कहाँ पर है? बुला उसे और कहे कि अपने ससुर के पैरों की मालिश कर। जल्दी बुला उसे। अरे अब हमारी शक्ल क्या देख रही हो? जल्दी से बुला कर लाओ उसे, हमारे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। जी, अभी बुला कर लाती हूँ। फिर कविता बिट्टी को बुलाने उसके कमरे में जाती है, लेकिन तभी वहां पर बिट्टी होती ही नहीं। वो बिट्टी को घर में हर जगह ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। क्या बिट्टी घर पर नहीं है? तो फिर वो कहाँ पर गई होगी माँ? पता नहीं रणवीर बेटा, सुबह से तो वो घर पर ही थी, फिर अचानक से कहाँ पर गई होगी? अरे कहाँ गई का क्या मतलब है? वो ऐसे कैसे गायब हो सकती है? रणबीर बेटा, जल्दी से उस बिट्टी को ढूंढ कर ला। फिर बलवंत के आदमी और रणबीर बिट्टी को ढूंढने जाते हैं, लेकिन गांव में बहुत ढूंढने के बाद भी वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। आखिर बिट्टी कहाँ गई होगी? जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।